नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 36वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकायों का मतलब होता है कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो संविधान में जिनका उल्लेख है और वह सरकार के काम में सहायता करती हैं, सरकार के काम को आसान बनाती हैं। उन्हें कुछ विशेष कार्य दिए गए हैं, उनकी शक्तियों का उल्लेख या तो संसद के अधिनियमों में है या फिर संविधान में किया गया है। तो यह सरकार के ही अंग के रूप में कार्य करती हैं, किंतु कुछ कुछ मामलों में सरकार का जो कार्यपालिकी अंग है यानी मंत्रिमंडल है और प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री हैं, तो इन कार्यपालिकी अंगों से यह स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जो कि इनका महत्वपूर्ण कार्य है। तो संवैधानिक निकायों की चर्चा करना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और सामान्य जानकारी के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जिसे हमने चुना है वह है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है, वित्त आयोग की चर्चा हमने पहले केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा के दौरान की थी। इसके अलावा पंचायती राज के दौरान भी हमने वित्त आयोग की चर्चा की थी। तो वैसे वित्त आयोग की जो चर्चा हमने केंद्र राज्य संबंधों के दौरान की थी वह केंद्रीय वित्त आयोग है, और पंचायती राज के दौरान जिसकी चर्चा की थी वह राज्य का वित्त आयोग है। तो यहाँ पर हम केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा करेंगे। राज्य के वित्त आयोग पर सामान्य परिचय उसका हमने पंचायती राज और नगर पालिकाओं के दौरान दिया है, उसे आप देख सकते हैं। यह अनुच्छेद 280 के अनुसार इसे बताया गया है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी स्थापना की जाएगी, अर्थात एक वित्त आयोग जो गठित किया जाएगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी। यह एक स्वतंत्र, अर्ध न्यायिक और विधायी संस्था के रूप में कार्य करेगा। पहली बात तो यह कार्यपालिका से स्वतंत्र होगा, यह संसद के प्रति जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा। यह इसकी रिपोर्ट जो है वह संसद के पास जाएगी, कार्यपालिका का इस पर नियंत्रण नहीं होगा। अर्ध न्यायिक होगा, अर्थात यह अर्ध न्यायिक प्रकार की जांच कर सकता है, उस तरह के निर्णय दे सकता है, उसका निर्धारण कर सकता है। और विधायी संस्था है, अर्थात कानून बनाने में इसकी मदद ली जाएगी। अब इसकी संरचना में क्या क्या चीज़ें आती है, वित्त आयोग कैसे बनता है। तो वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इन एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों में जो सदस्य होंगे उनकी क्या योग्यता होगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक जो सदस्य होगा वह सदस्य उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता होगा। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता क्या है कि उसे न्यायिक प्रक्रिया का अनुभव हो, क्योंकि यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, इसलिए इसमें एक न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश अथवा जो भी व्यक्ति न्यायिक कार्यों में संलग्न रहा हो 5 साल 10 साल तक, ऐसे व्यक्ति वकालत के रूप में या फिर जज के रूप में उस व्यक्ति को इसमें एक सदस्य ऐसा रहेगा जो कि न्याय का जानकार हो, कानून का जानकार हो। दूसरा, एक सदस्य ऐसा होगा जिसे सरकारी खाते एवं वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, जो कि गवर्नमेंट अकाउंट होते हैं और इस तरह के वित्तीय मामले होते हैं उनका विशेष, अर्थात बैंकिंग और अकाउंटिंग से संबंधित विशेष ज्ञान रखता हो, ऐसे एक व्यक्ति को रखा जाएगा। तीसरा, एक ऐसा सदस्य जिसे वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का विशेष अनुभव हो। प्रशासनिक मामलों का अनुभव हो, अर्थात वो प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है अथवा प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, उनमें जो ट्रेनिंग देने वाले लोग होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनमें से कोई हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा एक ऐसा सदस्य जो कि अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। तो इस तरह से 4 सदस्यों से मिलकर के बनेगा वित्त आयोग। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक कार्यों का विशेष अनुभव हो। इसे विशेष ज्ञान का, यहाँ पर किसी विशेष ज्ञान का उल्लेख नहीं है, केवल सार्वजनिक कार्यों का विशेष अनुभव उस व्यक्ति को होना चाहिए। पदावधि के बारे में आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के आदेश अनुसार अपने पद पर बने रहेंगे, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसे समझिए। और वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए कुछ सदस्य, 2 सदस्य होते हैं जो कि पूर्णकालिक होते हैं, 2 सदस्य होते हैं वह अर्धकालिक होते हैं, एक सचिव होता है और एक अध्यक्ष होता है। तो इस तरह से यह निकाय आयोग वित्त आयोग बनता है। अब इसकी स्थापना की क्यों जाती है, वित्त आयोग के कार्य क्या हैं। यह अनुच्छेद 280 के 3 जो उसकी तीसरी उपधारा है उसमें बताया गया है कि वित्त आयोग क्या क्या काम करेगा। पहले तो वह करों से प्राप्त कुल आय का केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा करेगा। हमने जब चर्चा की थी केंद्र राज्य संबंध में तो इस बात पर भी चर्चा की थी कि वित्त आयोग होता है जो कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व और करों का यानी धन का बंटवारा करता है।
इसके अलावा केंद्र द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत का निर्धारण करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, कठिन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा हो रहा है, संचित निधि से जो धन का बंटवारा होगा, अनुदान दिया जाएगा, वह किस आधार पर दिया जाएगा, उसके लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है, इसका निर्धारण भी वित्त आयोग ही करेगा। अर्थात आप देखते होंगे कि ज़्यादातर कमज़ोर राज्यों को ज़्यादा अनुदान दिए जाते हैं, जो राज्य औद्योगिक रूप से या कृषि के क्षेत्र में संपन्न हैं उन्हें कम अनुदान दिए जाते हैं। इस तरह से राज्यों की जनसंख्या पर, उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, उनके औद्योगिक प्रगति के आधार पर अनुदानों के कई सारे मापदंड बनाए जाते हैं। तो यह कौन से मापदंड, कौन से सिद्धांत का पालन किया जाएगा, इसका निर्धारण भी वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा पंचायतों और नगर निकाय के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो केंद्र का वित्त आयोग है वह केवल उपाय सुझा सकता है कि किस तरह से राज्य में जो पंचायतें और नगर पंचायत हैं, नगर पालिकाएँ और पंचायतें हैं, इनके माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उनकी पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से जो धन दिया जाएगा वह किस आधार पर दिया जाए, और उसकी पूर्ति के लिए जो निधि बनाई गई है, जो कोष खजाना बनाया गया है, उसमें वृद्धि कैसे की जाए। तो यह केवल केंद्र का वित्त आयोग इसमें सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है। यह भी 1992 का जो पंचायत अधिनियम है, जो 2 संशोधन हुए हैं पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए, उसके बाद से यह उपधारा जोड़ी गई है। इसके अलावा वित्तीय दृष्टि से हितकर जो कोई भी अन्य विषय होंगे जिस पर राष्ट्रपति उन्हें सलाह के लिए, कार्य करने के लिए कहेगा, वह कार्य भी वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो अभी हमने समझा कि वित्त आयोग 4 सदस्यीय एक आयोग है, एक निकाय है जिसमें संविधान में जिसकी चर्चा की गई है 280 अनुच्छेद में, और इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष होता है। इसका कार्य है केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा। ठीक, तो यह संघवाद की महत्वपूर्ण कड़ी है, हमने संघवाद पर चर्चा पहले की है। वित्त आयोग प्रतिवर्ष जूट उत्पादन के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है, निर्यात शुल्क, उससे प्राप्त होने वाले लाभ को, निवल के हिस्से को असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली राशि का निर्धारण करता है। अब 4 ये जो राज्य हैं, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये जूट उत्पादक राज्य हैं, और राज्य केंद्र सरकार को जो जूट उत्पादन के निर्यात से जो लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ का कुछ अंश इन राज्यों में भी बांटा जाता है। तो उस बांटने का क्या अनुपात होगा, केंद्र सरकार कितना अपने पास रखेगी, कितना इनको बांटेगी, इनमें से प्रत्येक राज्यों को कितना दिया जाएगा, यह निर्धारण भी वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशें, उन पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 2 बातें, पहली, वित्त आयोग ने जो सिफारिश दी है, और दूसरी, उस सिफारिश पर जो कार्य किए गए हैं, कार्यात्मक निर्णय लिए गए हैं, उन दोनों को राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय की तरह कार्य करता है। राष्ट्रपति इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है यह वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह इसको मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा यह जो कार्यकाल 2020 से 2025 तक का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल के लिए श्री NK सिंह को वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। यह क्रमांक में 15वें क्रमांक के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अभी तक हमने वित्त आयोग के बारे में जाना। वित्त आयोग के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ऑफिस होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। यह पूरे भारत सरकार का, सभी सरकारी संस्थाओं का एक बहुत बड़ा ऑडिटर है। यह लेखा परीक्षण करता है कि किस तरह से काम किया गया है और धन का आवंटन जो हुआ है वह गलत तो नहीं है। इसके अलावा उसमें कोई भ्रष्टाचार या कोई कमी तो नहीं है। इस तरह का पूरा लेखा जोखा का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। तो इसकी स्थापना संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151 में दी गई है कि एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑफिस होगा, एक व्यक्ति होगा जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के तौर पे काम करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह केवल केंद्र में पद होता है, राज्यों में इस तरह का कोई पद नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक का, जो पहले आ जाए। अगर व्यक्ति की 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो वह रिटायर हो जाएगा, अथवा 65 वर्ष की आयु व्यक्ति की पूरी हो गई है तो वह पद मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक का
कार्यकाल है वह किसी भी समय अपने कार्यकाल के दौरान भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र दे करके पदमुक्त हो सकता है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है वह सरकार की लेखे जोखे और सरकार के खर्चों की जांच करता है, इसलिए इसे स्वतंत्र होना बहुत ही अनिवार्य है और यही कारण है कि इसे न्यायपालिका की तरह स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसे उसी तरह अपने पद से हटाया जा सकता है जिस तरह से यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है, तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिश शब्द है और ये वहीं से आया है। ब्रिटेन की परंपरा में यह प्रचलित शब्द है जिसे महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत में कहते हैं। तो यह महाभियोग के समान जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इसके वेतन होंगे और वेतन भत्ते इत्यादि भारत के संचित निधि पर भारित होगा, जिसे संसद समय समय पर निर्धारित करेगी। सेवा मुक्त होने पर वह भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता, अर्थात वह व्यक्ति सेवा मुक्त होने पर, रिटायर होने पर सरकारी कोई पद धारण नहीं कर सकता। यह भी उसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए किया गया है, जिससे कोई व्यक्ति अकाउंटिंग के माध्यम से या लेखा जोखा के माध्यम से किसी भी तरह का अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इसके अलावा कार्य एवं शक्तियों के बारे में जान लेते हैं जो अनुच्छेद 149 में दिए गए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किस मद में पैसों का व्यय करती हैं। इसके अलावा भारत के प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि से किए गए खर्च का परीक्षण, यह भी संपरीक्षा का कार्य करता है, देखता है कि किस तरह से राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकारों के द्वारा, संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा जो संचित निधि है, सरकारी खजाना है, उससे किस तरह का व्यय किया गया है। यह उसके द्वारा जो खर्च है उस पर प्रतिवेदन देता है, यानी अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और दूसरा, खर्च की विधि सही है या नहीं, अर्थात जो खर्च किए गए हैं वह कानूनी रूप से सही है या नहीं, इसकी जांच भी करता है। इसके अलावा संघ और राज्य में आकस्मिक निधि, सार्वजनिक लेखा के सभी खर्चों का परीक्षण करता है और उन पर रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अलावा संघ तथा प्रत्येक राज्य की आय और व्यय का परीक्षण, आय और व्यय का जो लेखा जोखा सरकार के द्वारा बजट में दिया जाता है वह कितना सही है, इसका परीक्षण भी किया जाता है। संघ और राज्य के वित्त पोषित निकायों, सरकारी कंपनी, अन्य निगम निकाय इत्यादि के आय और व्यय, लेखा जोखा इत्यादि का परीक्षण करता है, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसमें से कौन कौन से आते हैं? इनमें से भारत सरकार के जितने भी सरकारी निगम हैं, ONGC है, भेल है, सेल है, तो ये सारे जो निगम हैं, अन्य भी जो निगम हैं, उन सब के लेखा का परीक्षण यह करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल के आग्रह पर अन्य प्राधिकरण जैसे स्थानीय इकाइयों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल लेखा परीक्षक को, महालेखा परीक्षक को इस तरह के किसी भी इकाई के परीक्षण के, लेखा परीक्षण के लिए कहता है तो वह करेगा, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का है या अन्य सरकारी इकाइयाँ, उन सब का वो कर सकता है। इसके अलावा कर आदि को प्रमाणित एवं कार्यान्वित करता है कि कौन से टैक्स कहाँ पर लगाए गए हैं और वह कितने सही हैं। राष्ट्रपति के समक्ष इन 3 लेखा परीक्षणों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इन लेखा परीक्षण रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष रखवाता है। कौन कौन सी रिपोर्ट हैं? अनुमानित लेखा परीक्षण, वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षण और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, यह तीनों जो लेखा परीक्षण रिपोर्ट यह कंट्रोलर जनरल ये जमा करता है, उन सभी के लिए संसद में एक संसदीय समिति होती है। तो संसदीय समिति उन पर निर्णय लेती है और उन पर कानून बनाने संबंधी या प्रस्ताव संबंधी कार्य संसदीय समिति करती है। तो यह 3 अनुमानित लेखा परीक्षण की रिपोर्ट, वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षण की रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण की रिपोर्ट, यह तीनों कैग जमा करता है और उस पर संसदीय समितियां कार्य करती हैं। इन तीनों के लिए अलग अलग संसदीय समितियाँ होती हैं। 1976 में केंद्र सरकार ने ऑडिट को लेखा से अलग कर दिया। जो ऑडिट है, अर्थात जो सरकार के व्यय का जो खर्चा है, जो हिसाब है, उसको लेखा से अलग कर दिया 1976 के बाद से। कैग की रिपोर्ट केंद्र सरकार के मामलों में संसदीय लोक लेखा समिति को तथा राज्य सरकार के मामले में विधानमंडल की लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है।
जो केंद्र सरकार में संसद में लोक लेखा समिति होती है और राज्य सरकारों में विधानसभा में लोक लेखा समिति होती है, उसमें यह जो कैग की रिपोर्ट होती है उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है और वह उस पर निर्णय लेती है। वर्तमान में जो कैग हैं वो राजीव महर्षि हैं, 13वें क्रमांक के हैं। इसके अलावा इनका कार्यकाल 2021 तक है। पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी पहले कैग जो थे वो वी नरहरि राव थे। यह भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तथ्य है और पूछा जाता है। अब इसके बाद हम महान्यायवादी पर चर्चा करते हैं। महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है कि महान्यायवादी क्या होता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, जितने पद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं वह सब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही सलाह दी जाती है, तभी पद पर नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता, उन पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडल को है, प्रधानमंत्री को है। उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अब यह उसी की योग्यता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है कि वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, भारत का नागरिक हो अथवा राष्ट्रपति की राय में विधि का जानकार हो। तो जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल और उसके हटाए जाने से संबंधित कोई उपबंध नहीं है। इस कारण से मंत्रिमंडल की सलाह पर उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया पद है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। उसे संसद से, यहाँ पर गलत लिखा है, संत लिखा हुआ है, संसद सदस्यों की तरह वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होते हैं। अब यह कार्य क्या क्या करता है? वह कार्य करता है राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी मसलों पर सलाह देता है। एक तरह का यह राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार का, राष्ट्रपति का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का, पूरे केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी प्रतिनिधि होता है। तो यह केंद्र सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करता है, उसको कानूनी सलाह देता है। केंद्र सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में पेश होना, यह महत्वपूर्ण कार्य है इसका कि वह केंद्र सरकार के पक्ष को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। भारत की किसी भी अदालत में इसे प्रस्तुत होने का अधिकार है, अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों की यह बैठक में भाग ले सकता है। संयुक्त सदन की जो बैठक होती है, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें भाग ले सकता है। इसके अलावा वह उन पर भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उन पर मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी कैबिनेट का सदस्य नहीं हो सकता, अर्थात मंत्रिमंडल का कोई सदस्य महान्यायवादी नहीं नियुक्त किया जा सकता, वह अलग व्यक्ति होगा। इसके अलावा वर्तमान में 15वें क्रमांक के महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल हैं और पहले महान्यायवादी का नाम MC सीतलवाड़ था। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र में जो कानूनी सलाहकार होता है उसे महान्यायवादी कहते हैं और जो राज्य में कानूनी सलाहकार होता है वह होता है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता पर भी चर्चा करेंगे। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। यह राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है और यह अपने पद से तभी इस्तीफा देता है जब मंत्रिमंडल स्वयं कहे अथवा मंत्रिमंडल अपने पद से इस्तीफा दे, अर्थात सरकार के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है। उसके लिए योग्यता क्या है कि वह 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का उसे अनुभव हो, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है वह योग्यता महाधिवक्ता बनने के लिए लागू की गई है। महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, वह मंत्रिमंडल के साथ ही बनता है और उसके त्यागपत्र देने पर, मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर ही अपने पद से मुक्त हो जाता है। महाधिवक्ता के वेतन के निर्धारण के लिए राज्यपाल द्वारा व्यवस्था की गई है। वह राज्य के विधानमंडल के सदस्य के अनुसार जितना विधानमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं उस तरह की सुविधाएं और भत्ते वह प्राप्त करता है। वेतन का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है तथा न्यायालयों में राज्य सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करता है। तो यह भी महाधिवक्ता का महत्वपूर्ण कार्य है। फिर इसके बाद है भारत के निर्वाचन आयोग। यह अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अभी तक हमने चर्चा जिन निकायों में की थी, निर्वाचन आयोग उनमें
बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता से ही निष्पक्ष और स्वतंत्र सरकार का चुनाव होगा। इसलिए निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना, जो पहला निर्वाचन आयोग था उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह संविधान में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन विशेष इसके बारे में जो कार्य करती है वह संसद है। संसद अधिनियम बना करके निर्वाचन आयोग के संबंध में नियम बना करके उसको चलाती है और कार्य करती है। तो क्या क्या संसद ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। कैसे की गई है? चुनाव के आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इतने निर्वाचन आयुक्तों से किया जाएगा जितने राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करें। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। वह एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति जितने समय समय पर निर्धारित करे उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। चुनाव आयोग की मदद के लिए अन्य प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रादेशिक आयुक्त, ध्यान रखिएगा, ये राज्य चुनाव आयोगों से अलग होते हैं। प्रादेशिक आयुक्त प्रादेशिक आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। 1952 में इनकी नियुक्ति 6 महीने के लिए की गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त तथा प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा कि उनका कार्यकाल कितना होगा और उनकी कितने उनका जो सेवा शर्तें कौन कौन सी होंगी, इसके बारे में राष्ट्रपति निर्धारित करता है। निर्वाचन आयुक्तों को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तब तक का उसका कार्यकाल होगा। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके अपने पद से मुक्त भी हो सकता है। इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, वह 1 या 2 हो सकते हैं। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो वह निर्धारित किया गया है। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 1952 के चुनाव के दौरान 6 माह के लिए 2 प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई थी। तो अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 1952 में एक बार की गई थी। अब इनके कार्य क्या क्या हैं? निर्वाचन आयोग का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन, यह सारे निर्वाचन कार्य मुख्य चुनाव आयोग जो है, भारत का चुनाव आयोग, उसके द्वारा कराए जाते हैं। संसद यानी लोकसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन, विधानसभाओं का निर्वाचन, इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सारे चुनाव जो हैं वह कराए जाते हैं भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। प्रत्येक लोकसभा तथा विधानसभा के आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पहले वह निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट तैयार करवाता है और उस वोटर लिस्ट में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वोटर के रूप में, मतदाता के रूप में पंजीकृत होते हैं, उनका नाम जोड़ा जाता है। पहले यह संख्या 1989 तक 21 वर्ष थी। 1989 के बाद इसे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1988 के अनुसार यह राजनीतिक पार्टियों को मान्यता भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से पहला है कि यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराता है। दूसरा है कि यह वोटर लिस्ट तैयार करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि राजनीतिक पार्टियों को यह उनके राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अथवा राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता प्रदान करता है। तो किन पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी वह बनाता है? वह है जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करें, साथ में 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करें। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, जो नेशनल लेवल की पार्टी का मान्यता दर्जा उसे प्राप्त हो, दिल्ली में उसे एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस दिया गया हो सरकार के द्वारा, उसी पार्टी को यह दर्जा प्राप्त होता है जो पार्टी जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव है उनमें से किसी एक चुनाव में
6% से अधिक उसने मत प्राप्त किया हो, कम से कम 6% वोट प्राप्त किए हों, साथ में 4 लोकसभा सीटें प्राप्त की हों, अथवा कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा के 2% सीटें यानी 11 सीटें उसे प्राप्त हुई हों। पहली कंडीशन क्या है कि 6% वोट के साथ 4 लोकसभा सीट अथवा कम से कम 11 सीट उसे मिली हो। तो 2 यहाँ पर कंडीशन दी गई है। दूसरा है राज्य स्तर की पार्टी। राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा उसे मिलता है जिसे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ कम से कम विधानसभा की 3 सीटें प्राप्त हुई हों। तो अगर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हुआ है तो उसे कम से कम 6% वोट के साथ साथ 3 सीटें विधानसभा की प्राप्त होने पर राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो यह दोनों दर्जा देने का कार्य भी निर्वाचन आयोग ही करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जिसे कहते हैं या भारत का निर्वाचन आयोग कहते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की योग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। अगर किसी व्यक्ति की संसद की सदस्यता समाप्त होनी है तो इस पर सलाह देने का कार्य भी निर्वाचन आयोग ही देता है। संसद के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह और विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल को सलाह देने का कार्य यही करता है, वह है निर्वाचन आयोग। पंचायतों नगर निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में हमने पंचायत और नगर निकाय वाले चैप्टर में चर्चा की है। अब इसके अलावा निर्वाचन आयोग एक अन्य कार्य भी करता है, वह है परिसीमन का कार्य, जो परिसीमन के लिए जनगणना के आधार पर क्षेत्रों में जो विषमता उत्पन्न हो जाती है उसमें परिसीमन का कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। क्योंकि कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, तो उनमें आपस में अनुपात बना रहे, समान अनुपात में जनसंख्या रहे, इसलिए वह परिसीमन करती है, कुछ क्षेत्रों को दूसरे क्षेत्रों में शामिल करती है जिससे जनसंख्या का अनुपात बराबर रहे। तो यह परिसीमन का कार्य भी समय समय पर किया जाता है। अभी लेटेस्ट 2002 में किया गया था। उसके बाद परिसीमन के कार्यों से जनसंख्या का अनुपात लगभग बराबर बना रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्वतंत्र निकाय है, यह पहला भाग है उसका। स्वतंत्र निकायों के पहले भाग में हमने जिन निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी, इनकी चर्चा की, इनके कार्यों को देखा। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो वह आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करके वह प्रश्न पूछिए। धन्यवाद। महादेव।